वेट करें थोड़ा और या स्टार्ट करें? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे को स्टार्ट करने सर, टाइम तो हो गया 15 मिनट ऊपर। वो आज आप लोगों की फिर तो नहीं हो रही क्लास, वो जो क्या होनी थी? नहीं सर, और कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आया सर। सैप का था लाहौर लास्ट वीक। आज नहीं है सर ऐसा कुछ भी। वालेकुम अस्सलाम। कितने लोग हो गए? सर 10। सर अभी जीआरई का टाइम है क्लास का। जी जी। बस सही हो गया सर वो। थैंक यू। ये सर, ये सीजीएल की क्लास है या जीआरई की सर? जीआरई की क्लास है जी। अच्छा, ओके सर। वो सीजीएल वाले कंबाइंड नहीं है? जिससे वो कंबाइंड है 6 बजे का टाइम है उसका। उनकी सर आप इवनिंग में लेते होते हैं, 6 साढ़े 6 बजे सर। सर कोई क्लास टाइमिंग के ऊपर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने का सर आपको आइडिया हुआ? फिलहाल तो बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। अभी भी सर क्लास हो रही है वहाँ तो क्लियर क्या हो आवाज बहुत ज्यादा कट रही है आपकी। ना? कल आप इसको सर जो यूनिवर्सिटीज प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं तो वो ऑनलाइन करते जा रहे हैं तो अभी आज क्योंकि 30 हो गई है, पीछे 20-25 दिन ही रह गए हैं और हाँ, वो 2 या 3 हफ्तों के लिए वो जो प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन एग्जाम। हाँ। यार, ये सीजीएल वाले भी हमारे साथ जीआरई में होते नहीं है?
नहीं ये शाम वो नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नहीं सर, सीजीएल आप सर शाम में लेते हैं। नहीं वो 6 तो बजे। ठीक है, लेकिन इनका अच्छा सीजीएल आपका उनके साथ कंबाइंड है, उनका नहीं है। जी, तो सर हम रुकें सर सीजीएल वाले क्लास में, या शाम में आप लेंगे? नहीं वो शाम में ही होगी, सॉरी, आई थॉट ओके कि सर। ये अभी भी कंबाइंड है। तो ओके, जो अल्लाह हाफिज। सीजीएल ओके वाले सर। हैं वो बेशक जाना चाहते हैं तो चले जाएं। राइट सर। तो सीजीएल के आपने वैसे मार्क्स अपलोड नहीं किए? यार वो मंडे तक इंशाल्लाह हो जाएंगे, दोनों के, जीआरई के भी और उसके भी। अच्छा जी, एक तो वर्ल्ड कॉम का केस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इट्स नॉट लाइक अ केस और समथिंग, लेकिन वो जरा थोड़ी सी सजेस्टेड रीडिंग है, वो पढ़ लीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर भी फिर ये है कि डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये एक एनरॉन और एक इसने वर्ल्ड कॉम ने कॉरपोरेट वर्ल्ड में बिल्कुल एक भौचाल क्रिएट किया था, जिसकी वजह से फिर आगे बहुत सी चेंजेस हुई। तो इन दोनों को, इन दोनों का मालूम होना जो है वो ज़रूरी है। बाकी जो आज का चैप्टर है वो, या जो आज की डिस्कशन है हमारी, वो डिफरेंट अप्रोचेस टू द कॉरपोरेट गवर्नेंस है, जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। दो बेसिकली ये हैं जो कि और इस पे ज़रा थोड़ा सा हम हिस्ट्री में भी जाएंगे, जो कि क्योंकि ये अब का फिनोमिनन नहीं है, ये चीज़ ज़रा काफ़ी पहले की है हमारे यहाँ पे, और एनरॉन और वर्ल्ड कॉम ने फिर इसको ये है कि उनकी वजह से ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया, और अब हर जगह ही जो है वो इसकी बात जो है वो की जाती है और इसके ऊपर ध्यान भी रखा जाता है। जबकि पहले ग्लोबल फिनोमेना नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज देयर, और लोग फिर उसको वो देख भी रहे थे। मेन पर्पस जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, जो अभी तक भी हम सारी जो बात कर चुके हैं, वो ये है कि कैसे इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इन्वेस्टर्स बेशक जो हैं वो यानी प्राइवेट कंपनी के हों, पब्लिक कंपनी के हों, मेन फोकस जो है बहरहाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेन फोकस वैसे तो ये है कि तमाम ही उसके लिए है, बिजनेस फॉर्म्स के लिए, लेकिन मेन फोकस जो है वो कंपनीज के ऊपर, और कंपनीज में भी जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके ऊपर है, और फिर पब्लिक कंपनीज में से भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है। ऑल्दो एप्लीकेबल जो है ये ऑब्वियसली जहाँ जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो कि कंपनीज के केस में जो है तो हो सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी। और जो मेन मोटिव या पर्पस इसका वो यही है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन उन स्टेक होल्डर्स को भी इन्फॉर्म्ड रखा जाए कि ताकि वो, अगर कोई मनी लेंडर है तो वो उस वक्त उधार देते हुए ध्यान रखे इस चीज़ का कि कंपनी इस काबिल भी है कि नहीं है कि उसको उधार दिया जाए। शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपनी शेयर प्राइस और मैटर्स कैसे चलाए जा रहे हैं बिजनेस में, उनके बारे में उनको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन हो। और जो हम इस पे भी थोड़ी सी बात, उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी करेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को बेहतर किया जाए। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में बोर्ड कमेटीज़ के ऊपर बात की, और उसमें जो TORs थे उनके, उसको भी हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी को कैसे बेहतर रखने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है, और
कि इंटरनल कंट्रोल्स जितने मजबूत होंगे उतने चेक्स एंड बैलेंसेस इंप्रूव होंगे, उतनी ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो आ सकती है। तो बेसिकली तो यानी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, अब ये कोड्स जो है ना ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो जैसे हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अब कोड इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक दफा फिर अगर बता दिए गए या फॉर्मुलेट कर दिए गए तो फिर वो उसकी पाबंदी आपके लिए ज़रूरी होती है। तो कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर अप्लाइड टू मेजर स्टॉक मार्केट कंपनीज। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि ये कंपनीज के लिए है, बाकी बिजनेसेस भी इससे हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन स्पेसिफिकली जो फॉर्मुलेट की गई हैं ये वो कंपनीज के लिए फॉर्मुलेट किए गए हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कंपनीज में से भी फिर, क्योंकि कंपनीज भी हमने पढ़ी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मसलन हसीब साहब बताएंगे कंपनीज कितनी तरह की होती? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी सर। जी सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर। बस सर कोई 3-4 हफ्ते तो खाली हम इसी पे ही बात करते रहे थे। कंपनी जो है वो बाय एंड लार्ज 3 तरह की हो सकती है। सोल ट्रेडेड का तो नहीं सर कंपनी? नहीं वो तो नहीं आएगा सर। यार खबर हम बस 4 ही होते हैं यार, हम इससे ज्यादा और नहीं होते। सर जीआरई की क्लास में हम लोग टोटल 10 है, एमएससी 4 है सर बेसिकली। हाँ तो आप वही ना, आज खाली 4 बंदे हैं। जी सकलैन हैदर, कंपनीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं यार? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कंपनी टाइप्स कौन कौन सी हैं? सर अब याद आ गया मुझे। सकलैन आवाज आ रही है? सर बहुत कट कट की आवाज आ रही है। अच्छा यार, लास्ट टाइम भी क्लास हमारी 23rd को भी हुई थी ना? 23rd को हुई थी ना हमारी क्लास? खबर? जी जी सर बिल्कुल हुई थी, कंटिन्यूस हो रही है क्लास। अच्छा, एक तो ये वहीद महबूब नहीं है, और फैसल रमजान, फैसल भी आज नहीं आया, हंजला भी आज नहीं है, क्लैन तो है, नईम अख्तर नहीं है। सर हमसे बात हुई थी, वो ऑफिस में है, पता नहीं वो फ्री कब होगा। तो ज्वाइन करेगा वो या नहीं करेगा आज? सर कह तो रहा था ज्वाइन करेगा, लेकिन अभी वो शायद ऑफिस से हुआ नहीं है। 4 बजे तक वो उसकी छुट्टी होती है। अदनान खालिद भी नहीं है, फरुख शहजाद साहब हैं, सोहेब अयाज साहब नहीं है, भट्ट साहब भी नहीं है, बिलाल कादरी साहब भी नहीं है। बिलाल कादरी कम ही आता है यार ये, या पता नहीं। हसीब गजनफर कौन है और हसीब आलम कौन है? सर मैं मोहम्मद हसीब आलम। रोल नंबर अगर आपको बता दूं? नहीं बस डिफरेंट। ठीक है, जी सर। आप आलम हैं और दूसरे गजनफर हैं। जी सर।
ठीक है, वो दूसरे वाले भी वैसे आए हुए तो होते हैं। क्लास शुरू हुई थी तो जनफर साहब भी थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो। चले यानी आप कंपनीज जो हैं वो तीन तरह की हमने बात की थी कि होती हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लिमिटेड बाय गारंटी हैं और अनलिमिटेड कंपनी है। बेसिक जो टाइप्स हैं वो ये हैं, फिर उसके अंदर फिर ये है कि फर्दर ऑब्वियसली डिटेल और वो जो है वो ज़रूर मौजूद है कि कंपनीज जो हैं वो, और इसकी इसकी फिर सब टाइप्स या सब कैटेगरीज या वो अगर हम देखना शुरू कर दें तो वो भी ऑब्वियसली फिर और भी। लेकिन बेसिक जो कंपनीज जो हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है जी। जी सर। टाइम एंड अगेन हम इसके ऊपर बात जो है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि वो स्टॉक मार्केट कंपनीज की बात हो रही है। स्टॉक मार्केट कंपनीज मींस के उसका प्राइमरी फोकस जो है वो ऐसी कंपनीज के ऊपर है जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। और लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं? वो पब्लिक कंपनीज होती हैं। और पब्लिक कंपनीज में से यानी लिमिटेड बाय शेयर्स में से पब्लिक कंपनीज जो हैं, और पब्लिक कंपनीज में से भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके ऊपर फोकस कोर्स का उस चीज के ऊपर होगा, और या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसलिए और क्यों है? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज का यानी जो फोकस है स्टॉक मार्केट, क्यों उसको इतनी अहमियत हासिल होती है? क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट, जमा पूंजी, मेहनत की कमाई वो शेयर्स में लगाते हैं। और अगर उसकी रेगुलेशन पुअर होगी तो ये, क्योंकि मार्केट ज़रा कॉम्प्लेक्स है और इसके ऑपरेशंस जो होते हैं वो ज़रा थोड़े से हटके और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो बहुत से लोग फिर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का बनाना ज़रूरी है और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और कंपनीज के अपने अंदर भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो होने चाहिए। तो इसलिए सेट ऑफ रूल्स बना दिए जाते हैं कि यार चीज़ें इस ख़ास तरीके से, मसलन मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, या मेरी इंफॉर्मेशन ज़रा थोड़ी सी पुरानी है जो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन एक ही दिन में एक ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर 5% से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उस पर कैप लग जाता है। सर वो क्यों? क्योंकि यानी अमंग मैनी अदर रूल्स एक रूल ये भी है, वो उसमें ये है कि अब सारे अगर, ताकि इस चीज़ को वो जो जो मसनूई आर्टिफिशियल जो इंक्रीज है उसको भी बचाया जा सके, कि लोग जानबूझ के पैसा पूल इन करके और इसकी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल ग्रोथ या अगर वो स्टीप डिक्लाइन आ रहा है 5% ऊपर या 5% नीचे, तो वो शेयर फ्लैग हो जाता है और उसके ऊपर कैप लग जाती है कि भाई मजीद आज के लिए, हाँ कल ठीक है दोबारा देख लेंगे, टुमारो इज अनदर डे, लेकिन आज के लिए इसमें बाइंग और सेलिंग जो है वो मजीद नहीं होगी, ताकि नुकसान के केस में भी शेयर होल्डर्स का पैसा एक दिन में ही ना उड़ जाए। अनटिल एंड अनलेस स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाती है, वो अगर क्रैश ही कर जाती है तो फिर तो एक अलहदा बात है। लेकिन वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग उसमें डेज में कि भाई मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रही है, एक ही कोई कंपनी, एक सेक्टर की एक कोई खास कंपनी है जिसमें कोई इस तरह का अनयूजुअल या एबनॉर्मल अगर कोई बिहेवियर नजर आ रहा है तो उसको पहले से ही फ्लैग करके रोक दिया जाए। एक बंदा एक ही दिन में एक ही कंपनी के 2% से ज्यादा शेयर खरीदेगा तो वो भी फ्लैग हो जाएगा, वार्निंग भी आ जाएगी, बंदे का पुत्र बन जा। दुनिया में बड़ी कंपनीज हैं, पाकिस्तान में भी कोई 1000 से ऊपर हैं, पैसा ज्यादा ही आया हुआ है तो बाकी कंपनीज भी हैं, उधर लगा ले। सारे के सारे पैसे अगर तू इस कंपनी में लगा रहा है तो भाई क्यों लगा रहा है?
वगैरह वगैरह, यानी लिस्ट फिर बड़ी लंबी है। और वो जो तो सर ये प्रैक्टिस में भी होती हैं या बस किताबों तक ही हैं? जी, नहीं ये नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं, होती हैं, होती हैं। सही होगा सर। होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अब देखें, रूल्स जो होते हैं ना वो हमेशा बनाए जाते हैं, लेकिन बीच बीच में ना कोई ऐसा शहजादा और चीता जरूर होता है जो कि इन रूल्स को सरकमवेंट करके, बाईपास करके, मैनिपुलेट करके अपने बेनिफिट के लिए उसे इस्तेमाल कर जाता है। और दुनिया में हमेशा इस तरह रहा है। रूल्स बनते हैं, लॉ की लैंग्वेज जरा थोड़ी जर्नल टाइप की होती है। अब उसको फिर लोग जो है वो करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मसलन अब आप लोग जो है वो सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले लोग हो, अब लीजिंग का जो IS 17 था, अब तो खैर वो जरा वो IFRS 16 हो गया, उसने रिप्लेस कर दिया उसको। तो जब तक वो IS 17 था तो उधर अब एक रूल था कि जो फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज का जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें फिर कंडीशंस आती हैं, इफ यू रिमेंबर, कि भाई किस लीज को हम फाइनेंस कहें, किसको हम ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। तो उसमें यानी कि भाई फाइनेंस लीज वो लीज होगी जिसमें जो पार्टी है, लेसी जो है, इफ ही होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो वो उसको अपनी बैलेंस शीट पे ला सकता है। अब लफ्ज मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ यूज किया, कहीं नहीं बताया कि भाई ये मेजॉरिटी कहाँ से शुरू होती है। अब ये मेजॉरिटी 51% से शुरू हो जाती है, 75% से शुरू होती है, 80 से होती है, 90 से होती है। मसलन एक एसेट है, उसकी लाइफ जो है वो 10 साल है, सपोज यूजफुल लाइफ 10 साल है, और आपने 6 साल की लीज पे वो एसेट लिया हुआ है। अब ये भी मेजॉरिटी है, 5 से ज्यादा ही है। क्या 7 साल की लीज पे लोगे एसेट तो वो मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ कहलाएगा? क्योंकि फिर लीज में जो टेक्निकल डिफरेंस मोस्ट प्रोबेबली यू पीपल विल नो, कि लीज में और हायर परचेज में डिफरेंस ये है कि लीज में एसेट कैन रिवर्ट बैक टू द लेसर, बैंक के पास दोबारा वापस जा सकता है, कंडीशनल होता है। लीज में बाइंडिंग नहीं होता कि भाई तुम किस्तें पे कर करके और बस जिगर बस अब तो तू फंस गया, अब तो तुझे लेना पड़ेगा। लीज में कंडीशन ये होती है कि एसेट वापस, इवन इफ यू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, तो एसेट कैन रिवर्ट बैक टू द लेसर। और वो इन केसेस में हो सकता है। एसेट की यूजफुल लाइफ 10 थी, आपने तो खाली 6 साल परचेज किए हैं, 4 साल तो रहते हैं। हाँ, फिर उसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है कि भाई नहीं यार, 6 साल तूने लीज पे ली है, कीमत, हमें कीमत से गर्ज है, तो कीमत पे कर दे भाई, तू ही रख ले, कोई मसला नहीं है, रख ले, एसेट तेरा हो गया। अब ये क्योंकि पहले से ही उसमें लिखा जा चुका है, बात खत्म हो गई कि यार 6 साल के बाद हम तुमसे एसेट अपना वापस नहीं मांग लेंगे कि यार इसमें तो 4 साल अभी भी जान बाकी है, ठीक है। तो किया फिर बहुत कुछ जा सकता है उसके साथ। फिर ये भी किया जा सकता है, आप सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले लोग हैं, उसको एक बार्गेन परचेज ऑप्शन कहते हैं। 4 साल अभी इसमें बाकी है, जान बाकी है इसमें एसेट में, तुमने सिर्फ 6 साल परचेज किए हैं, तो भाई इस तरह कर, ये जो पीछे इसकी रिमेनिंग वैल्यू रह गई है वो हम बैठ के एक तय कर लेते हैं, विच इज सब्सटैंशियली लोअर अमाउंट, उसको बार्गेन परचेज ऑप्शन कहते हैं। एसेट 10 लाख का था, तुम इस तरह करो 50,000 दो और मजीद पे कर दो, और ये जो 4 साल रह गए ये भी तुम ही रखो, एसेट भी तुम ही रखो, मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ 50,000 और एक्स्ट्रा पे कर दो। या बार्गेन रिन्यूअल ऑप्शन अगर मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट में। यानी कहने का मकसद ये है कि यार फिर ऑप्शंस बहुत हैं कि हम उसके साथ कर क्या सकते हैं। तो अब बताना एग्जांपल कुछ और चाह रहा था, बात लीजिंग में हम घुस गए। अब ये जो मेजॉरिटी का लफ्ज है ना, इसको लोगों ने मैनिपुलेट किया। PIA वाज वन ऑफ द कंपनीज, अब गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, और वो इस तरह प्रॉपरली तरीके से 2 नंबरियां अगर खेल रही हो। क्वेश्चन है जी कोई?
अच्छा, तो वो क्या करते थे कि जब उन्होंने अपनी, अब क्योंकि जब आप एसेट लेंगे लीज के ऊपर तो आपको करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी। एसेट अंडर फाइनेंस लीज के नाम से वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में शो किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो और क्रेडिट जो होगा करस्पॉन्डिंग वो लायबिलिटी अंडर फाइनेंस लीज का होगा, तो जो कि ऑब्वियसली लायबिलिटीज साइड पे जाएगी। जब लायबिलिटीज साइड पे जाएगी तो तुम्हारी डेट और इक्विटी रेशो जो है वो तुम्हारी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। डेट टू इक्विटी रेशो डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली उधार लेने में परेशानियों का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक तुमसे ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देंगे, कंडीशंस सख्त रखवाना शुरू कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो जब उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर करनी होती थी, ये एक्चुअली होता रहा है, पीआईए की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि यार वी डोंट इंटेंड टू होल्ड दिस एसेट फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ। हमने 4 साल रखना है भाई, हम इस लीज को आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहेंगे, या इफ इट्स अ कैंसिलेबल लीज तो तब इस केस में हो सकता है। खैर, और वो फिर क्या करते थे, उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करना शुरू कर देते थे और बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर हो जाती थी। उधार शुधार जहां से भी लिया या जो कुछ भी किया तो मामला जरा बेहतर उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस में उनको मिल गए। और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर उनको दोबारा एकदम जो है वो चीज़ आश्कार ये होती थी कि नहीं जिगर, ये तो हमने रखना है, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूजफुल लाइफ ये एसेट हमारे पास ही रहेगा तो हम इसको वो क्या करेंगे कि हम इसको फाइनेंस लीज ट्रीट कर रहे हैं। फाइनेंस लीज ट्रीट करना शुरू की तो इसका मतलब है कि पहले वो जो रेंट एक्सपेंस आप चार्ज कर रहे थे, एसेट तो रेंट पे लिया हुआ था आपने, रेंटल एक्सपेंस तुम्हें पे करना पड़ेगा, रेंट एक्सपेंस पे करोगे तो प्रॉफिट कम होगा। अब जब उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर करनी होती थी तो वो इसको फाइनेंस लीज ट्रीट करते हुए इसको बैलेंस शीट पे ले जाते थे। जब बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर करनी होती थी तो शायद, तो ये खेल जारी रखा उन्होंने कुछ अरसे। और जैसे मैंने फिर कहा कि लॉ की लैंग्वेज जो है वो जो अच्छे दिमाग वाला, अच्छे 2 नंबर दिमाग वाला है, 2 नंबर ही क्यों ना हो, बात दिमाग की है कि जो अच्छे 2 नंबरी करना चाहता है तो उसके लिए फिर ऑप्शन है कि वो कर सकता है और लॉ को मैनिपुलेट करेगा। तो हमेशा होगा ऐसे कि कोई ना कोई आपके ऐसे लोग मौजूद होंगे, अच्छी साइड पे भी बुरी साइड पे भी, कि जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने बनाए हुए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में से लूप होल्स तलाश करके उसको मैनिपुलेट करते हैं। डे 1 से होता है ऐसा ही आ रहा है और क़यामत तक चीज़ें जो है वो ऐसी ही रहेंगी। ना सारे हाजी बनने लगे हैं, ना सारे जो है वो पुठा काम करने लगे हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में से ऐसा ज़रूर निकलता है जो कि चीज़ों को अच्छे तरीके से चेंज कर देता होता है। रूल्स बेस्ड अप्रोच जो है टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट द कंपनीज मस्ट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंप्लाई विद द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई कोड बना दिया, जैसे हमारे यहाँ पे भी है, रूल बना दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भाई 1/3 जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बात खत्म हो गई। अब तुम्हें ये रूल फॉलो करना है। अगर तो तुम कंपनी हो तो तुम्हारे लिए रूल सेट कर दिया गया है, और तुम्हारे लिए ही नहीं, जिस किस्म की कंपनी भी होगी, जो भी कंपनी होगी उसके लिए रूल सेट कर दिया गया, बात खत्म हो गई। अब सिर्फ फॉलो ही करना है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। Rules might apply only to some types of companies such as major stock market companies. However, for the companies to which they apply, the rules must be obeyed and few exceptions to the rules are allowed. अब वो कौन किसको अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है अगर आप रहने दें, आपके केस में ये चीज़ जो है वो, हमने जैसे वो देखा ना कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना ज़रूरी है, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो लेना ज़रूरी है, लेकिन हमने अलाउ कर दिया कि यार वो जो गारंटी लिमिटेड कंपनी विदाउट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, हाँ उसने शेयर्स इशू ही करना उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है, तो वो डायरेक्टली ही
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, कोई मसला नहीं है। तो एक्सेप्शंस अलाउ करना अथॉरिटीज का काम है कि कहाँ पे वो रूल को बेंड कर लें, नरम कर लें, कहाँ पे रूल को एज इट इज जो है वो अप्लाई करें। अगेन बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि मेन एप्लीकेशन जो इसकी है वो बेसिकली जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके हिसाब से है। हाँ, एप्लीकेबल ये बाकियों के ऊपर भी है। देयर आर सम एडवांटेजेस विद अ रूल बेस्ड अप्रोच। Companies do not have the choice of ignoring the rules. All companies are required to meet the same minimum standards of corporate governance. Investor confidence in the stock market might be improved if all the stock market companies are required to comply with recognized corporate governance rule. अभी जो आखिरी बात की है इसने वो ये है कि जब सब ही एक ही तरह के रूल्स के ऊपर चल रहे हैं तो अब आपको उनकी परफॉर्मेंस को गेज करने में आसानी रहेगी कि भाई सब एक ही लेवल पे हैं और एक ही तरीके से अच्छा हंजला भी आ गए और अदनान खालिद साहब भी आ गए। सबके लिए रूल एक ही तरह के हैं, कोई उससे बाहर नहीं है। तो जब जो प्लेइंग फील्ड है जब वो सबके लिए सेम ही हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई सबके लिए, अब अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो नईम अख्तर साहब भी आ गए जी, तो अब अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो उसकी शाबाश के यानी लायक है, और अगर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि भाई मसला उसके साथ है, क्योंकि अगर रूल्स तो सब एक ही फॉलो कर रहे हैं। तो सबके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो है वो जब उन्होंने कहा हुआ कि भाई जो ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में कम से कम एक बंदा ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल लिटरेट हो, नॉर्मल लिटरेट नहीं, फाइनेंशियल लिटरेट हो। तो भाई तो तुम्हारे लिए भी कंडीशन यही थी, बाकियों के लिए भी यही थी। बंदा ही तुमने ठीक नहीं रखा तो इसमें रूल का तो कोई कसूर नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारे यहाँ पे घपले वगैरह हुए तो मसला कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं है, मसला तुम्हारे अपने रूल की एप्लीकेशन में है, जिसको ठीक करना तुम्हारा काम बनता है। अच्छा, there are disadvantages with the rule-based approach. The same rules might not be suitable for every company because the circumstances of each company are different. A system of corporate governance is too rigid if the same rules are applied to all companies. अब companies क्योंकि different किस्म की हो सकती हैं, जैसे हमने वो guarantee limited की बात की और having a share capital और not having a share capital की बात की, और खाली guarantee limited में ही having a share capital और not having a share capital नहीं है, बल्कि अनलिमिटेड कंपनीज में भी having a share capital और not having a share capital है। तो सबको एक ही उससे एक ही छड़ी से हाँका नहीं जा सकता है। जहां पे थोड़े बहुत गुंजाइश पैदा हो सकती हो, मसलन अब स्टॉक एक्सचेंज पे बाकी जो मेजॉरिटी हैं वो तो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है। अब ये भी ज़रा इंफॉर्मेशन मेरी थोड़ी सी पुरानी है, अब आई एम नॉट श्योर कि अभी आजकल भी इस तरह है या नहीं। एक गैमन पार्क कंपनी हुआ करती थी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, और वो गारंटी लिमिटेड थी। अब बाकी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है, तो दोनों के ऑपरेशंस ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा और दोनों को एक ही तरीके से आप गेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की बेसिकली जो रिस्क फैक्टर है वो और दोनों के जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है उसमें फ़र्क है। तो इस चीज़ के हिसाब से फिर रूल्स में थोड़ी सी एक्सेप्शंस वगैरह जहाँ आ रही हैं वो फिर आपको अकोमोडेट या अलाउ करनी चाहिए। There are some aspects of the corporate governance that cannot be regulated easily, such as negotiating the remuneration of directors, deciding the most suitable range of skills and experience or for the board of directors, and assessing the performance of the board and its directors. Obviously ये सारा subjective area है। दो लोगों ने MBA किया हुआ है,
तो दोनों को आप एक ही एक ही सैलरी ऑफर नहीं करेंगे। अब उसमें एक्सपीरियंस काउंट कर सकता है, उसमें रेलेवेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जो काउंट कर सकता है, उसमें उसमें प्रीवियस क्वालिफिकेशन है जो कि एमबीए से पहले है। एक बंदे ने खाली बीए किया था, या उसने बिजनेस ग्रेजुएशन अब तो उसने कर लिया है, लेकिन वो पहले जो था वो यानी जो ग्रेजुएशन है उसकी वो लॉ में है या कंप्यूटर साइंस में है, और एक बंदा है जो कि जिसके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं और वो बिजनेस ग्रेजुएट था पहले भी, और फिर उसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ही है। ऑब्वियसली दोनों में फर्क होगा, जिसके लिहाज से फिर आप उसकी रेम्यूनरेशन वगैरह भी सेट करेंगे। और ये तो खैर वैसे एक बात आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, फिर ऑब्वियसली जब आप उनकी भी रेम्यूनरेशन सेट कर रहे होंगे तो उसमें आप ये चीज़ें ध्यान में जो है वो आपने रखनी है, क्योंकि ये सारी सब्जेक्टिव एरियाज, इसमें डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो काफ़ी मौजूद जो है वो है। अब जो यूके में, क्योंकि ये बुक जो लिखी है ये ACCA की बुक है, और इसमें जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स जो कि यूके के हिसाब से हैं, हम जो इसमें ज़रा थोड़ी वो जो देखेंगे भी हिसाब किताब, तो वो यूके के हिसाब से ही होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको जो हमारा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर भी कि भाई ये रूल्स बेस्ड है। ऑब्वियसली लफ्ज़ कोड ही ये बता रहा है कि हम लोग जो है वो रूल्स बेस्ड अप्रोच जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स, स्टैट्यूट लॉ को कहते हैं, स्टैट्यूटरी मींस लीगल रूल्स जो हैं यूके में, with some exemptions mainly for small and medium sized companies. Companies are required to submit a director's report and financial statements to the shareholders each year. This is a key aspect of accountability of the directors to the company's owners. अब हमारे यहाँ पे जो इसमें जो हल्की फुल्की जो चेंज है वो ये है कि हमारे यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करना जो है वो ज़रूरी है। ऑडिट करवाना ज़रूरी नहीं है, पब्लिश करना ज़रूरी है। और वो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ये बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। उसको उसका ऑडिट करवाना ज़रूरी जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑडिट साल में एक ही दफ़ा, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो एक्सटर्नल ऑडिट जिसको कहते हैं, वो साल में एक दफ़ा करवाना बस ज़रूरी है, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी ऑडिटेड। यहाँ पे भी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका ऑडिट करवाना ज़रूरी है। वैसे कोई बता सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती? नईम अख्तर साहब बता सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सर मैं बता दूं? जी जी सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और इनकम स्टेटमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस। वो एक ही बात हो गई। और तो स्टेटमेंट ऑफ जो भी एक होती है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सर 4 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए? 3 हो गए। बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई चौथी। कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर। और फिर जो नोट्स टू द अकाउंट्स हैं, नोट्स अकाउंट, हाँ, वो भी बेसिकली
शुमार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पे ही किए जाते हैं। और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंस, क्योंकि उसमें डिटेल होती है ऑब्वियसली उन फिगर्स की जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने लिखी हुई है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर जो है वो बैलेंस शीट पे तो आपने फाइनल दी हुई होती है, जबकि उसके पीछे पूरा फिक्स्ड एसेट शेड्यूल आपने बनाया हुआ होता है। होपफुली आप सब लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। जी सर। ठीक है जी। तो फिक्स एसेट शेड्यूल में फिर आप उसकी पूरी वो डेप्रिसिएशन की डिटेल और बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड और जो डेप्रिसिएशन रेट है, अगर कोई उसमें रिवैल्यूएशंस वगैरह हुई हैं, कोई वो हुई हैं, डिस्पोजल्स हुए हैं, कोई एडिशंस हुई हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें फिर आप उसके अंदर, अब ये सारी बैलेंस शीट पे तो आप शो नहीं कर सकते, तो नोट्स में जो है वो उस चीज़ की डिटेल होगी और क्या कहते हैं कि इसीलिए इसको इसका हम पार्ट भी ट्रीट जो है वो करते होते हैं। तो कोटेड कंपनीज मींस वही वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे, जिनको हम कहते हैं must prepare a director's remuneration report each year and present this to the shareholders। ये हमारे यहाँ पे भी more or less, although कि वो shareholders को present करने वाली बात जो है वो नहीं है, लेकिन ये है कि remuneration committee की जो findings वगैरह होती हैं वो आप SCCP के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करते हैं। तो द कंपनीज एक्ट 2006, ये भी यूके का है, हमारे यहाँ पे तो कंपनीज एक्ट 2017 है, स्पेसिफाइज ड्यूटीज दैट द डायरेक्टर्स ओ टू देयर कंपनी। और फिर जो है वो द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज दैट टेक अ रूल्स बेस्ड अप्रोच एंड दोज दैट टेक अ प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेनली वन ऑफ द एम्फेसिस। Some countries have more rules than the others and rely more on the enforcement of rules to achieve the required standard of governance। अब ये तो यूके की बात हो गई। यूएस में जैसे मैंने कहा ना कि वो भौचाल जो आया था, तो वो उसके बाद फिर ये सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट आया। एक्ट मीन्स कि इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो कि उनकी है, वहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस का पास करदा जो है वो सर्बेन्स-ऑक्सली एक्ट जो है वो, और इसमें फिर ये है कि उन्होंने रूल सेट किए कि भाई घपले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने का सिलसिला कैसे किया जाए। इन द यूएस, corporate governance was not regarded as important until the collapse of several major companies in 2001 and 2002, and large falls in the stock market prices of shares of all companies. This major setback for the US stock exchange damaged investor confidence। सारी बात घूम घुमा के इन्वेस्टर के ऊपर आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज बनाई ही इसीलिए गई है कि वहां पे लोग जो है वो अपनी खून पसीने की कमाई जो है, मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्ट करें, और ट्रस्टिंग दैट द अथॉरिटीज विल टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और वो डूबेगी नहीं, और अथॉरिटीज जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगी या रूल्स ऐसे बनाएंगी कि जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसमें जो उन्होंने a company in serious financial difficulties was dominated by a chief executive and a small number of other senior executives who appeared to be running the company in their own interest without concern for the interest of the shareholders। अब ये एनरॉन एंड वर्ल्डकॉम, ये मैंने कहा ना कि ये दो ऐसी चीजें थी, उसके अलावा भी हैं, यानी ऐसा नहीं है कि लेकिन इन दोनों में तो ये क्लासिक एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो कोट की जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं कि यार हुआ क्या था, जिसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये सारी चेंजेस जो हम पढ़ रहे हैं जो लॉ में और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह जो इतना लाइमलाइट में एकदम सामने आ गया था पहले भी, लेकिन ये है कि उसके ऊपर इतनी सख्ती से अमल दरामद हो नहीं रहा था। तो जब ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया कंपनीज का, तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि भाई ये
नहीं यार ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज मिसलीडिंग। अब जैसे एनरॉन के केस में भी हमने देखा था 3 ही लोग थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और ये हिसाब किताब सारा यही चला रहे थे। इसमें से भी वो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था, जो सॉरी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो था, तो मेन हिसाब किताब उसी का ही चल रहा था, और कंपनी बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली सारी जो है वो ऑपरेशंस जो है वो अपने परफॉर्म कर रही थी। तो एक मिनट यार, जरा अजान हो रही है। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज मिसलीडिंग। कुद्दूस साहब समझाएंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या चीज होती है और ये कैसे मिसलीडिंग कैसे हो सकती थी। कुद्दूस साहब हैं? सर इसमें जो एक्सपेंसेस वगैरह वो मैनिपुलेट वगैरह करके रेवेन्यू जो है वो बढ़ा के इस तरह करके सर मिसलीड वगैरह हो जाता है। मिसलीडिंग से जो हमारी मुराद है ना वो ये है कि डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं थे। अब हर स्टैंडर्ड के साथ, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह अगर आपने पढ़े हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है यार, ये किस चीज़ पे अप्लाई होगा, इसके साथ साथ क्या क्या तुम्हें और इन्फॉर्मेशन बताना ज़रूरी है। मसलन खाली ये बता देना कि मैंने उधार लिया हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। किस बैंक से उधार लिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, पेमेंट्स जो है वो एनुअल होंगी, सेमी एनुअल होंगी, क्वार्टरली होंगी, इंटरेस्ट की मंथली होनी है, डेली होनी है, क्या होना, कंपाउंडिंग क्या हिसाब किताब है उसका, रीपेमेंट जो होगी वो किस तरह होगी, ग्रेस पीरियड कितना तुम्हें मिल रहा है, वगैरह वगैरह। यानी जो भी उससे रिलेटेड चीज है वो सारी की सारी तुमने डिटेल से बतानी है। अब वो नहीं बताते थे,
अब जैसे वो हमने एनरॉन के केस में, अगर आप उस वक्त हमारे साथ थे, कुछ लोग तो शुरू से हमारे साथ ही हैं, कि अब वो इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं और वो जो अनरियलाइज्ड वो है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बीच में डाली जा रहे हैं और प्रॉफिट अपना शो कर रहे हैं कि भाई नेट इनकम तो बड़ी जबरदस्त हो गई है जी, वाह वाह जबरदस्त क्या बात है, जबकि एक्चुअल में ऐसा केस नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो अब उसी इन्हीं इन्हीं वजूहात की बिना पे ना, ये जो अब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं कि भाई ये ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को ज़रा सेपरेट करें, ये क्या आपने एक एक वो मचाया हुआ है कि यार सारा वो जो प्रॉफिट और वो होता है वो आप एक ही उसमें जो है वो शामिल कर देते हैं। इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट में? फरुख शहजाद। फरुख शहजाद। खबर कुद्दूस। सर मुझे नहीं आइडिया इसका। सकलैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो इशू थोड़ा सिग्नल्स का है, उस वजह से बार बार हो रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई सर नहीं है खबर साहब? सर हमारा था सब्जेक्ट उसका, लेकिन मैं बस पढ़ी वो हुई हमने है। इंट्रोडक्टरी उसमें पढ़ा है। अच्छा, सर खैर ये इसमें आई थिंक डिविडेंड वगैरह आते हैं। अच्छा, सर इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली नाम जो दूसरा नया दे दिया गया वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है सर। और भी चेंजेस हैं इसमें? सर इसमें सेल्स हो गया सर, सीओजीएस के बाद फिर एक्सपेंसेस वगैरह, सर उसमें सर टैक्स आप वगैरह, इनकम टैक्स। सर आप किस चीज की बात कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात कर रहा सर हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर मेरे ख्याल में वो होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे हम वो करते हैं, जिसमें रिटेन अर्निंग आगे आ जाते हैं, जो कि पिछला प्रॉफिट आ जाता है। सर वो तो नहीं है? नहीं, चेंज है ये। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, वो तो अलहदा चीज है। सर रिटेन्ड अदर अर्निंग्स तो और चीज है। सर मुझे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के एंड में आते हैं। नहीं, वो तो आता है, बिल्कुल सही है, जो आपको लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। हुआ यूं कि जैसे अब ये एनरॉन वालों ने कारनामे जो किए थे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो उन्होंने शामिल कर दिया, तो ये चेंज लाई गई इनकम स्टेटमेंट में कि यार जो नेट इनकम तक का हिस्सा है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला हिस्सा जो है, लेट मी फाइंड एन एनुअल रिपोर्ट, ताकि मैं आप लोगों के अब अल्लाह करे यार कोई ऐसी मिल जाए जो कि जिसमें उन्होंने बनाया हुआ भी हो। क्या बात है, जबरदस्त, पहली खोली पहली में ही मिल गया। अच्छा, अब इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो अब इसमें पहला हिस्सा जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट तक एक हिस्सा खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपने इसमें नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक बात खत्म हो गई। इसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर आप अर्निंग्स पर शेयर वगैरह भी जो है वो कैलकुलेट कर लेते होते हैं, क्योंकि यहां तक का जो प्रॉफिट है ना, ये जो 365 जो मिलियन वाला जो प्रॉफिट जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये प्रॉफिट बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें गैर कारोबारी सरगर्मियां शामिल नहीं है। और ये जो अर्निंग्स पर शेयर है ये भी बेसिकली वो जो ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट आ रहा है ये वो है।
अब अगर आपको कोई इनकम किसी गैर कारोबारी एक्टिविटी से भी आ रही है, उसको फिर आप क्या करेंगे? या देखें ना, 365 मिलियन से ही जो कि इनकम स्टेटमेंट थी, यहीं से बात जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बात स्टार्ट हुई। तो आप यूं कह सकते हैं, जैसे अदनान साहब कह भी रहे थे, आप कह सकते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट तक वाला। दूसरा पार्ट कौन सा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक या नेट इनकम जिसको गोरे कहते हैं। और तीसरे वाले पार्ट में फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएंगे। अब इसमें क्या क्या है जी? जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, अब इस जरा थोड़ी सी अगर आपने वो नहीं पढ़ी हुई और आपने बेसिक पढ़ी हुई है तो फिर जरा ये थोड़ी सी, क्योंकि डेफिसिट अराइजिंग ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी जो कि आपका इरादा नहीं था कि आप उसको जल्दी बेचेंगे, लेकिन आपने उसकी रीमेजरमेंट की, वैल्यू थोड़ी एडजस्ट की, और वैल्यू एडजस्ट करने पे आपको लॉस हो गया, डेफिसिट लॉस हो गया आपको। अब ये लॉस, भाई तुम्हारा कारोबार तो इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं है ना, तुम्हारा कारोबार तो, तुम तो कोहिनूर मिल्स लिमिटेड हो, तुम तो कपड़ा बनाते हो, इन्वेस्टमेंट्स करना तुम्हारा काम नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई लॉस हुआ है तो एनरॉन की तरह तुम ये काम नहीं करोगे कि तुम उसको यहां पे अदर इनकम में डाल दो। भाई ये तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, उसके ऊपर तुम पैसे फालतू थे, कैश मैनेज आपने करना था, कैश मैनेज करने के लिए आपने उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपने रख लिया, उसके ऊपर आपको कोई गेन या लॉस हो गया तो तुम्हारा कारोबार तो नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम तक सिर्फ वो एक्टिविटीज आनी चाहिए जो कि कारोबारी हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर किसी गैर कारोबारी एक्टिविटी के ऊपर भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली आना चाहिए वो भी, लेकिन उसके लिए फिर आप एक एरिया स्पेशल अलहदा से क्रिएट करें जिसमें इसी किस्म की चीजें हैं। मसलन ये तो हमने इन्वेस्टमेंट देख ली कि भाई उसके ऊपर गेन या लॉस होगा तो वो उसको यहाँ हम ट्रीट कर रहे हैं। ये डेफर्ड इनकम टैक्स रिलेटिंग टू दिस आइटम, ये जरा तो थोड़ी सी नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अनटिल एंड अनलेस आपने डेफर्ड टैक्स पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है, मैं आई कैन एक्सप्लेन, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। डेफर्ड टैक्स पढ़ा हुआ है जी, IAS 12? सर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ, कॉन्सेप्ट है सर ऑफिस में। ओ हैं? यार खामोश ही हो जाते हो बिल्कुल। मैं एक सवाल किया, खा थोड़ी रहा हूं मैं नहीं सर, तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ लेकिन ऑफिस में उस तरह कॉन्सेप्ट है सर, वर्किंग में। सर फिर से पूछे सर, मैं अच्छा। थोड़ा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा लाइट चली गई थी। तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। डेफर्ड इनकम टैक्स मैंने कहा, अगर तो आपने डेफर्ड टैक्स पढ़ा हुआ है जी सर। फिर तो मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये क्या चीज है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर ऑब्वियसली ये मुझे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर डेफर्ड टैक्स मैंने थोड़ा सा आइडिया है मुझे, थोड़ा सा। अच्छा चलें। डेफर्ड टैक्स जो है वो अब ये क्योंकि उसका स्पेशलाइज्ड एरिया है, डेफर्ड टैक्स की बेसिक्स से आगे की बात है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं विच आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू इक्विटी। ये डेफर्ड टैक्स की बेसिक्स भी नहीं है, ये डेफर्ड टैक्स की जरा थोड़ी सी एडवांस स्टेज है। डेफर्ड टैक्स अराइज होगा आपका या तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से। अब ये दोनों क्या होते हैं बता सकते हैं? सर एक दो किस्म के डिफरेंसेस हो, एक टेम्परेरी डिफरेंसेस होते हैं सर और एक परमानेंट डिफरेंसेस होते हैं। तो जो डिफरेंट, हेलो चले फिर उसको हम गोली मार देते हैं, छोड़ें। जी सर, तो ये जो डिफर्ड टैक्स हम यूज करते हैं तो सर ये टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए होता है, जो कि टैक्सेबल अथॉरिटीज और जो कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनके जो प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंसेस आते हैं उनको
ख़त्म करने के लिए वो ये डिफर्ड टैक्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैं कुछ और कह रहा था, मैं डिडक्टेबल और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की बात कर रहा था। हम चलें फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। वो बाकी आइटम्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। एक चीज़ तो अपीयर ये आपके सामने ही है कि अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई गेन या लॉस होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट में, अब इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी जिसका ये गेन या लॉस यहाँ पे लेके आया है, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू अदर थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम FVTOCI कहते हैं प्यार से, FVTOCI। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली उससे रिलेट करता है। तो ये भी जरा FVTOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर ये होती फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस तो फिर वो हम यहाँ पे उसको, सॉरी 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 पेज कौन सा था यार, अच्छा, अगर ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस होता तो फिर हम उसके गेन या लॉस को यहाँ पे अदर इनकम में ट्रीट कर सकते थे। अब ये जरा थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो कि बेसिकली लॉ से रिलेट नहीं करती, ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उससे जो है वो रिलेट करती हैं। एंड आई एम सॉरी कि मैं इस एरिया में जरा घुस गया हूँ, लेकिन बहरहाल अब वो चीज़ आपको समझानी थी कि ये स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है। तो हर इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये नहीं काम करेंगे कि उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उसके ऊपर गेन या लॉस अगर होगा तो उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा और फिर ऑब्वियसली उसका जो डेफर्ड टैक्स पार्ट है उसको की एडजस्टमेंट भी यहाँ पे होगी। लॉ में आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज में आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। कोई कंपनी है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है और फॉरेन एक्सचेंज में डील करने की वजह से जो करेंसी ट्रांसलेशन हुई है, करेंसी ट्रांसलेशन पे कोई गेन या लॉस हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में होगी, इनकम स्टेटमेंट में नहीं होगी, क्योंकि आपका कारोबार जो है वो करेंसी एक्सचेंज करना नहीं था। आपने कोई चीज इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, उसमें करेंसी ट्रांसलेशन में आपको कोई गेन या लॉस हो गया तो वो गेन या लॉस रिकॉर्ड जरूर करना है, लेकिन क्योंकि वो आपकी कारोबारी एक्टिविटी नहीं थी इसलिए वो इनकम स्टेटमेंट में ऊपर ट्रीट नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रीट होगा। इसी तरह अगर कोई आपने एसेट रीवैल्यू किया है और उसकी रीवैल्यूएशन के ऊपर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की भी रियलाइजेशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट के थ्रू हो जाती है। तो बस बताने का मकसद ये था कि इनकम स्टेटमेंट के बन गए 3 हिस्से। यहां तक का पार्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ रिलेटेड होता है, ये वाला पार्ट पीरियड कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और इस वाले पार्ट में जो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस या इनकम्स होती हैं यहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है जी। तो अब इसमें जो डिस्क्लोजर्स वगैरह थे वो अगर पूरे नहीं है तो उसकी वजह से लोग जो है वो मिसलीड हो सकते हैं, और इससे वो कह रहा था कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाज मिसलीडिंग, डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं थे। अब इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ट्रीट होना चाहिए था, और इसको उन्होंने क्या कर लिया था, शहजादे जो थे एनरॉन वाले, उन्होंने इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शामिल किया हुआ था और प्रॉफिट बढ़ाया हुआ था, जबकि इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तौर पे ट्रीट होना चाहिए था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लूप होल्स थे जिसको उन्होंने मैनिपुलेट किया और फायदा उठाया और लोगों को बेवकूफ बनाया और उनकी इन्वेस्टमेंट डुबा दी।
तो डबोदी, सॉरी। तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स वर वीक एंड इनएडिक्वेट टू प्रिवेंट द मिसलीडिंग रिपोर्टिंग। अब जैसे भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कमेटीज होनी चाहिए, टेक्निकल बंदे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, वगैरह वगैरह, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने फिर इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद और अच्छी खासी डेलिब्रेशंस के बाद फिर ये है कि कांग्रेस ने फाइनली सर्वेंस ऑक्सली एक्ट जो है वो उन्होंने अनाउंस किया। और हमारा भी जो कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो इसी के आसपास ही पहली दफ़ा 2002 में ही जो है वो पास किया गया था, 2013 में, 2017 में और 2019 में उसकी रिवीजन भी हो चुकी है 3 दफ़ा। तो बकाया जो इसकी चीज़ें हैं वो फिर हम उसकी नमाज की ब्रेक कर लें और उसके बाद डिस्कस कर लें। सर एक ही दफ़ा ये वाइंड अप कर लेते हैं। जी सर। 5 बजे। सर 4:45 तक सर। अच्छा चलें, जैसे ठीक है, चलें। सर मेन सर गवर्नमेंट, 4:45 पे एंड करेंगे तो नमाज पढ़ सकते हैं सर की। नहीं वो उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, वो आजकल तो 5:30 नहीं है टाइम। सर 5:30 तो मगरिब हो जाती है। हाँ वही ना, तो 5:30 तो जी मगरिब है, तो 45 मिनट्स तो जी सर, अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है, आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ। हाँ ठीक है, ठीक। तो आराम से पढ़ लेंगे यार, 5 बजे भी ख़त्म करते हैं तो भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें 4:45 पे ख़त्म कर लेंगे। 5:37 जी सर। पे है आज मगरिब। तो एनी हाउ कोई मसला नहीं है, जी सर। 4:45 पे ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, तो CFO और CEO सर्टिफिकेशंस, अब ये एक एक वो चीज़ जो है वो जो वो लेके आए कि the act requires all companies in the US with a stock market listing to include in their annual and quarterly accounts a certificate to the SEC. This certificate should be signed by the chief executive officer and the chief financial officer and should confirm the accuracy of the financial statements. और अगर ये ना हुई तो पकड़ा भी यानी गर्दन भी इन्हीं दोनों की पकड़ी जाएगी कि भाई ये जो हम जमा करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी इस तरह है कि वंस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाएं तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को 5 कॉपीज भिजवानी पड़ती हैं, 5 कॉपीज जो हैं वो SECP को भिजवानी पड़ती हैं। जहाँ जहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड हैं तो उनके रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बनवाने के लिए कॉपीज कम से कम 5 आपको वहाँ पे भी भेजनी पड़ती हैं। शेयर होल्डर्स के साथ भी फिर आपको उसको वो करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहरहाल वो जैसे वो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जो है वो लगा के और जमा करवाएंगे कि यार मेरी नॉलेज के हिसाब से ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स भी जो है वो आपने जमा करवाना है कि the act required the SEC to establish rules that require companies to include an internal control report in each annual statement. This internal control report must state responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting, and contain an assessment of the effectiveness of the internal control structure and procedures for the company फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। के इंटरनल कंट्रोल ना सिर्फ जो है वो इन प्लेस है बल्कि वो प्रॉपर सही काम भी कर रहा है। 1 मिनट के लिए जरा
वो भी जमा करवाना है। इनसाइडर डीलिंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं वहाँ पे। इनसाइडर डीलिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है, तो बता सकते हैं? इकरा, आप तो सीजीएल में नहीं? नो सर, मैं पहले कर रही थी ना, एम कॉम है मेरा, तो पहले मैं इकरा, एमएससी वाले के साथ ले रही थी। हेलो, आप सीजीएल में हैं या आप इसमें? सर मैं जीआरई में भी हूँ और सीजीएल में भी हूँ। जी, सीजीएल में भी हूँ और जीआरई में भी हूँ। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? सर आई थिंक इनसाइड ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जिसको कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कंपनी के बारे में पता होता है और आने वाली चीज़ों के बारे में भी पता है, तो उस साइड से जब वो ट्रेड करे या इन्वेस्ट करे या अपने पैसे निकाले स्टॉक्स में, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग आई गेस। और खाली यही नहीं है, जो बात आपने बताई वो भी बिल्कुल सही बताई। खाली इस हद तक ना रहे, बल्कि वो काम इस तरह का करे कि वो इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक भी करे, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल जो है वो उससे फायदा उठाएं। तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे, और ये बाय लॉ प्रोहिबिटेड है। और इसके ऊपर पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पे सज़ा, बाहर तो जेल भी है, पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पे इसके ऊपर जो है वो सज़ा भी है। और लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान है तो ऑब्वियसली, वरना ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इनके ऊपर भी जो मुकदमा या वो हुआ था, वो बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर वो नाअहल और वो साइड पे हुए हैं कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग उनके ऊपर जो है वो साबित हुई थी। एनी हाउ, ऑडिट कमेटीज हैं या जो काम हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई वो ऑडिट कमेटी में उसकी कॉम्पोजिशन कैसे होनी चाहिए और बनानी है आपने, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उसके ऊपर होने चाहिए। ऑडिटर्स को नॉन ऑडिट वर्क जो कि रिव्यू हो सकता है या टैक्स सर्विसेज हैं या लॉ की सर्विसेज हैं, वो आपने उनको अलाउ नहीं करनी है। विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर सर कंपनी में अगर कोई चीज अनयूजुअल हो रही है, कोई हेरा फेरी या कोई इस किस्म का, तो फिर आप मतलब बता देते हो, इन्फॉर्म कर देते हो। ठीक है। सर और फिर ऑब्वियसली अगर वो जी सर, जो बंदा शिकायत लगाता है, मतलब कोई भी फ्लॉ जो या फिर कोई भी कह लो कि मिसहैप हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको विसल ब्लोअर कहेंगे। जी जी। और ऑब्वियसली अगर कोई बंदा अगर इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो किसी फ्लॉ को सामने लेके आ रहा है, तो फिर उसकी प्रोटेक्शन और वो भी डेफिनेटली जो है वो होनी चाहिए। अब इसी तरह जो विसल ब्लोइंग है, उसके बारे में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सॉफ्ट विसल ब्लोइंग है या हार्ड विसल ब्लोइंग है, तो उसके बारे में भी खैर ये तो सारे वो थे जो कि रूल्स बेस्ड अप्रोचेस थी। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है कि इज एन ऑल्टरनेटिव टू द रूल्स बेस्ड अप्रोच। इट इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट a single set of rules is inappropriate for every company. Circumstances and situations differ between companies, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कोड नहीं होना चाहिए, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर्बेन्स ऑक्सली एक्ट है जैसे कि भाई वो रूल्स एंड, तो इस तरह आपने रूल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चीज एप्लीकेबल जो है वो नहीं हो सकती है, मुश्किल होगा। तो असूल बना दें, जो वाजे कर दें कि भाई चीजें इस तरह चलनी चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो जाना चाहिए।
और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस उस वक्त आपके सामने हों उनके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि चीज़ों को अप्लाई कैसे किया जाए। Guidelines or provisions should be issued with the court to suggest how the principles should be applied in practice. As a general rule, companies should be expected to comply with the guidelines or provisions. अब guidelines हैं, suggestions हैं, हमने आपको ये दे दी हैं कि आपने इस तरह काम करना है, लेकिन अब यानी आंसर 4 लाना है आपने। वो 2+2 करके भी 4 आ सकता है, वो 1+3 करके भी 4 आ सकता है, वो 4+0 करके भी 4 आ सकता है, वो 9-5 करके भी 4 आ सकता है। आंसर 4 आना चाहिए, लेके कैसे आते हैं ये आपके ऊपर, ठीक है। और फिर इसमें जो बाकी तो खैर जो डिटेल वगैरह इसमें ब्रीफ हिस्ट्री जो है, ये मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से, हमारे पास जो 10-12 मिनट हैं, ये हम थोड़ा देख लें सबसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी सर, अदर देन दिस कोर्स एक क्वेश्चन है, वैसे एक जनरल मेरे अभी बैठे बैठे जहन में आ गया, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। खूबसूरत बात होगी। सर ये जो हम अभी कर रहे हैं, सरबेन्स ऑक्सले है, या जैसे कि अभी सामने शो हो रहा है कैडबरी कोड है, ठीक है, हम ये क्यों रीड आउट कर रहे हैं सर? देखें सर, ना तो ये हमसे रिलेटेड है, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम इसका एग्ज़ाम दे देंगे, यानी थ्योरी लिख देंगे जी 1992 में हुआ था या कुछ, तो हमें हमारा जो यानी कोर्स आउटलाइन है वो इससे रिलेटेड क्यों जोड़ी गई है? क्या अब मतलब आपको नहीं लगता कि हमारी जो एजुकेशन है वो जैसे मगरिब की हाथों में है, गिरफ्त में है? देखें, 2-3 चीज़ों के लिहाज से ना ये बात जो है वो प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल है। नंबर 1 कि अगर आप इसको खाली उस हिसाब से ना देखें कि आपने जॉब करनी है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आप इसको, कि जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या वो जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसको एजुकेट करना कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं जो कि तुम्हें पता होने चाहिए, लोगों को एजुकेट किया जाए। अब एनरॉन वालों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बड़े यानी सेलिब्रिटीज और वो थी, लेकिन उनको अपने राइट्स का नहीं पता था। उनको जो बात बता दी जाती थी, शेयर प्राइस ऊपर जा रही है जी, खाली मकसद शेयर प्राइस के ऊपर जाने का तो नहीं है, शेयर प्राइस ऊपर कैसे जा रही है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो हो रहे हैं, कल को तुम्हारी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, उसमें उसकी वजूहात क्या क्या बन सकती हैं, पता होगा तो फिर ये है कि आप उस तरफ जा भी सकते हैं, आप बहस भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, आप चीज को समझ भी सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंपनी फॉलो नहीं कर रही, कल कल ये सबको मरवाएंगे। बाकियों को तो नहीं पता, मुझे तो पता है, मैं तो ये बात कर सकता हूं। हाँ, वो ये जानने के लिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वजूद में क्यों आए, ये जो इतनी लॉज में चेंजेस आई हैं कि भाई ऑडिट जो है वो, अब आपने 3 साल से ज्यादा एक ऑडिट पार्टनर से, भाई क्या वजह बनी उसकी, वो वजूहात हम देख, साथ में हम वजूहात भी देख रहे हैं, साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि भाई ये चेंजेस जो आई हैं, ये चेंजेस क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि यार क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो बजाय इसके कि साल में एक दफ़ा मैं वो करूं, परफॉर्मेंस चेक करूं, आई कैन कीप ट्रैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। हाँ, ये भी जहन में रखना जरूरी है कि यार भाई वो ऑडिटेड नहीं होंगी, हाँ रिव्यूड जरूर होंगी, ऑडिटेड नहीं होंगी, उसके ऊपर वो ऑडिटर ने उसको चेक जरूर किया हुआ है, ठप्पा उसके ऊपर नहीं लगाया हुआ है। मुझे चीजें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होंगी, मुझे इंफॉर्मेशन हो, इन्वेस्टर अगर मैं हूं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और खाली यानी किसी एक बंदे का स्टेक तो नहीं है,
खाली इन्वेस्टर भी नहीं है जिनका स्टेक है कंपनी के अंदर, उधार देने वाले का स्टेक भी तो है। अब अगर उसको ये पता हो कि यार इवन क्रेडिटर्स कैन अपॉइंट समवन हु कैन सिट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि यार डायरेक्टर खाली वो बंदा नहीं है जो शेयर होल्डर होगा, मुझे अपने राइट का पता है, तो मेरे साथ कहानियां अगर आपने करनी है किसी और के साथ कर ले, मेरे साथ नहीं चलेंगी। उस चीज के लिए ये जो कोर्स है ये आपको पढ़ाया जा रहा है कि यार फाइनेंशियल दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये मेरा तो क्योंकि काफी हद तक जो मेरी पीएचडी का जो एरिया है वो यही अर्निंग्स मैनेजमेंट और अर्निंग्स क्वालिटी और यही सारी चीजें हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है। ऐसी ऐसी दो नंबरियां होती हैं, अगर फिर वही वाली बात होती रही हैं, कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, कुछ मैं काफी अरसे से कह भी रहा हूं कि मैं आपके साथ आर्टिकल्स और वो जरा शेयर करूंगा, लेकिन वो कुछ आप लोगों की का टेम्परामेंट देखते हुए भी जरा झिझकता हूं कि यार आर्टिकल्स रीड करने के लिए दे दूं, किताब आप लोग रीड नहीं करते हैं, आर्टिकल्स कौन रीड करेगा, तो फिर उस वजह से ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ कि यार ये ना हो कि ये बहुत ही परेशान हो जाएं कि यार इस बंदे ने पता नहीं क्या लगाया हुआ है। एक तो हो क्लासेस ऑनलाइन रही हैं, ऊपर से ये तंग बहुत ज़्यादा करता है, तो वरना खाली ये जो अर्निंग्स पर शेयर थी, ये दी हुई है, इसको इतने तरीके से लोग वो करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अब क्या क्या अब जैसे मैंने आपको पीआईए की एग्जांपल दी थी, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस का और इन सारी चीजों का ये सारी इंटरलिंक्ड है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी इंटरलिंक्ड है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके साथ इंटरलिंक्ड है, उसकी एप्लीकेशन कैसे हो रही है, ठीक हो रही है नहीं हो रही है, बाय रूल्स हो रही है नहीं हो रही है। स्टैंडर्ड्स तो एक अलहदा चीज है और उनके बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स की मैनिपुलेशन को बचाया कैसे जाए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो कि बिल्कुल ही एक इररेलेवेंट और कल कला अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होगी रेलेवेंट होगी इंशाल्लाह किसी ज़माने में, अगर आप कंपनी में जाते हैं और इस काबिल हों कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उस तक पहुंच जाएं। उस वक्त खैर रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि रेलेवेंट चीज़ें हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और स्टडी, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। और हाँ, उसमें फिर वो आपकी बिल्कुल जो आखिरी वाली बात, उससे मैं ज़रूर एग्री करूँगा कि हमारा जो तालीम भी है वो भी ज़रा थोड़ी सी वेस्ट डोमिनेटेड है, लेकिन उसमें भी कसूर हमारा ही है। वो किसी ने कहा था, अभी मुझे ये अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसने कहा हुआ है, लेकिन बात उसने बड़ी पते की है कि मुसलमानों के बारे में, हम लोगों के बारे में, कि हम पिछले 1000 साल से तारीख के दस्तरखान पे सवाए हराम खोरी के और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पीएचडीज हो जाते हैं, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जर्नल्स पे में छपी जा रहे हैं, और उसका कोई एक भी प्रैक्टिकल फायदा नहीं है, जितनी रिसर्च भी पाकिस्तान में हो रही है। इतने आर्टिकल्स छप जाते हैं इम्पैक्ट फैक्टर्स जर्नल्स में, जिसका प्रैक्टिकल एक धेले का उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। इधर से पकड़ी उधर से पकड़ी, हल्का फुल्का रिफ्रेज किया, चल भाई छाप दिया उसको, अपनी कंट्रीब्यूशन हमारी कुछ भी नहीं है। तो उसमें काफी कसूर हमारा अपना भी है। खैर, होपफुली आपके सवाल का कुछ जवाब दे पाया होऊंगा या आपको कुछ। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद भी कई दफ़ा इस बारे में सोचा है, तो मेरे पास तो आंसर नो ही आया है इसका।
वो उमर सैफ साहब हैं, पता नहीं, पहले वो उसके पंजाब जो आईटी बोर्ड था उसके हेड थे। उस बंदे ने अपनी यूनिवर्सिटी खोली है, तो उसने उसकी उनकी मैं वो इट वाज द इनॉग्रेशन स्पीच मैं उनकी सुन रहा था। तो बात बेसिकली ये जो अभी मैंने वो आपके साथ की है ना, वो आर्टिकल्स छापी जा रहे हैं जिसकी कोई एक वो नहीं है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी वजह से दुनिया में कोई चेंज नहीं आ रही है। अब उसकी वजह क्या है? पाकिस्तानियों के साथ जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम हर चीज का शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। हम कहते हैं यार बिल्कुल हिलना ना पड़े और जिगर काम हो जाए, जरा सी भी मेहनत ना करनी पड़े, पक्की पकाई कहीं से पकड़ेंगे, उसी में ही 2 नंबरी करके चेंज करके कॉपी पेस्ट इधर से उठाया उधर लगाया, और अपनी रिसर्च करना। या जैसे अब आपके साथ सपोज कि अगर मैं ये चैप्टर में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, तो कोई और बुक ढूंढ के और उसमें से आप में से किसी ने को पढ़ा हो आज तक, या पेपर्स के अलावा आप लोगों ने इस कोर्स को पढ़ लिया हो, कितने लोग होंगे आप में से? काफी तो ऐसे भी हैं होंगे जो कि इवन क्लास हो रही होती है तो होते क्लास में ही होते हैं लेकिन नहीं होते। तो काफी कसूर हम लोगों का अपना भी है, और हम लोग जिस जगह पे हैं उसमें कसूरवार बाकी की बनिस्बत हम लोग खुद हैं। एनीहाउ, ये तो एक वैसे लंबी चौड़ी एक बहस है जिसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि रहना हमने पाकिस्तानी ही है। लेकिन अल्लाह करे कि दिन कोई आए कि कोई पाकिस्तानी एक ऐसा हो जो कि प्रॉपरली वो भी कोई ऐसी कोई रिसर्च या ऐसा कुछ काम करे कि दुनिया में उसकी वजह से चेंज आए। एनीहाउ, कैडबरी कोड जो था, ये कैडबरी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बेस करता था। कैडबरी इट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स यूके में, जो कि अब ये देखें ना कि जैसे इन्होंने ये बात की हुई है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज लेड एन इनिशिएटिव टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये जो बस आखिरी बात करता हूँ, फिर 4:45 हो भी गए हैं। खैर, ये हिस्ट्री है, ये बस थोड़ी सी अगर आप लोग खुद देख लीजिएगा और उसके ऊपर एक समरी सी बना के अपने अल्फाज में अगर वो सबमिट करवा दीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक, तो आप लोगों की इनायत होगी। ये जो सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें हैं चीज़ें, ब्रीफ हिस्ट्री जो है, इसमें 4-5 रिपोर्ट्स हैं। टर्नबुल रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वो मैं एक दफ़ा सुन रहा था, मुझे क्योंकि वो पता नहीं था, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। अमेरिका की आबादी कितनी है? आखिरी बात बस, कोई बता सकता है? सर 33 करोड़ है, तकरीबन 35 करोड़ होने वाली है अब तो। हम लोग कितने हैं? सर 22 करोड़। जिस तरीके से माशाल्लाह हम आबादी बढ़ा रहे हैं, तो 25 के करीब तो हम भी होंगे, गिव एंड टेक। मैं एक रफली एक वैसे बात कर रहा हूं। हमसे आबादी उनकी थोड़ी सी ही ज्यादा है, ऐसी बात ही है। वो दुनिया पे छाए हुए हैं और हम हर जगह जलील होते हैं, क्या वजह है आखिर इसकी? वो इतने को बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, वो सिर्फ 33 करोड़ ही तो हैं, 25 तो हम भी हैं। हमसे तकरीबन वो 8 करोड़ ही ज्यादा है। हमारी आबादी सारी नालायक है, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं जैसे शॉर्टकट, और वही वाली बात कि वो पिछले 1000 साल से तारीख के दस्तरखान पे सवाए हराम खोरी के हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। जितनी एडवांसमेंट है वही लेके आएंगे, रिसर्च जो करेंगे वही करेंगे,
इनिशिएटिव किसी चीज़ का लेंगे वही लेंगे, हम लोग बस पक्की पकाई खाने के उसमें वो होते हैं। तो एनी हाउ सर ये हम जो आराम की आदत है, हाँ अब मेहनत नहीं होती। बस अल्लाह हमारी ये आदत चेंज कर दे। ये वाला जो है ना ब्रीफ हिस्ट्री, इसकी एक आपने समरी सी बनानी है, 1 पेज की हो, 2 की हो, जितने की भी हो, इट्स ओके। अपने अल्फाज में, चाहे गलत ही क्यों ना हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है कि ठीक है या गलत है, बस आपके अपने अल्फाज होने चाहिए ब्रीफ। आपने ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स की आपने सिर्फ वो करनी है, समरी बनानी है, समरी बना के नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जमा करवानी है। ठीक है जी। सीरीज शेयर कर देंगे हमें नोट्स? नोट्स शेयर किए हुए हैं जी। ठीक हो गया सर, थैंक हाँ, ग्रुप में पहले से ही शेयर किए हैं, वर्ल्ड कॉम भी मैंने ग्रुप में पहले से शेयर किया हुआ है, वो पढ़ के आइएगा, उस पर फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। यू इंशाल्लाह सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके सर। खबर जी इंशाल्लाह भाई, सर। तो ये रहा जी, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या अपडेट है फिर? और साहब चले गए हैं? अजीब आदमी है। हम ही रह गए हैं 3। क्यों हंसला साहब, आपकी कोई रिपोर्ट? तो काजी तूने मुझे क्या नारा लगाया, बताएगा? ये इतनी मुश्किल है? ये फर्क और हावर से काजी हावर से मेरी बात सुबह हुई थी। क्या कहता है? कहता है क्या कि मेरी क्या नाम है, जो सीआर के ग्रुप है ना, उसमें मैडम ने कहा था कि हमारी ऑन कैंपस क्लास होंगी, और पेपर? पेपर भी ऑन तो हम भी कैंपस। कल से यही कर रहे हैं ना। लेकिन कहता है कि ये मुझे 50% है, 50% कल सर इजाज साहब से बात करके क्लियर कर दूंगा। सही है। कहता है पता नहीं कोई मैडम थी, उसने मैं किया है, इसमें ग्रुप में शेयर किया था सब कुछ। अगली क्लास के लिए वो सर नहीं दस है मैं बया तू वो नहीं, वो अगली क्लास 5-6 बजे होती है, आराम से चिल कर। चलो ठीक है, हाँ वो अच्छी है वो। ठीक है, अटेंडेंस 5-6 बजे। अटेंडेंस ही नहीं लेता है यार। बस आप अटेंडेंस के चक्कर में रहो। ठीक है, अच्छा सो सारे। सो सॉरी, अल्लाह हाफिज। हम गप्पे मारते हैं, आप जाओ।